नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण की सभी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप सबकी भी इच्छा थी कि यूट्यूब पर सभी क्लास उपलब्ध कराई जाए और आज से हम सभी का क्लास स्टार्ट है। आपकी भी बहुत इच्छा थी कि यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट हो और हम लोगों को सभी सिलेबस के अनुसार क्लासें मिले, तो आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्लासों का सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहेगा। आज की ये पहली क्लास है और पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और जहाँ पर भी ये हिंदी व्याकरण का जो भी टॉपिक, जहाँ पर भी ये टॉपिक आता है, यहाँ से बिल्कुल जीरो स्तर से पूरी तैयारी करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे तैयारी कराना, कैसे क्या करना है। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। और यह हिंदी व्याकरण का टॉपिक हर जगह पे आता है, जैसे हाई स्कूल, इंटर और भी कंपटीशन क्लासेज में। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आप सबको। और ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट के साथ। जितने लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो, आने वाली वीडियो आप लोगों के फ़ोन में तुरंत पहुंच जा सके। और मैं सबको बताना चाह रहा हूं कि ये सभी को पता है कि हिंदी व्याकरण हर जगह आता है, चाहे वो हाई स्कूल हो या इंटर हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली क्लास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की पहली क्लास। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपनी जड़ मजबूत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे हिंदी भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, हिंदी कहाँ से आई, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। भारत की प्राचीनतम नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? भारत की प्राचीनतम नदी कौन सी है? सिंधु है। ये कहाँ पे बहती है? ईरान में बहती है। कहाँ पे बहती है? ईरान में बहती है। और ये ईरान के लोग क्या बोलते? ईरान के लोग स को ह बोलते थे। स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। और त थ की जगह पे किसका प्रयोग करते थे? त का प्रयोग करते थे। द और द के स्थान पे किसका प्रयोग करते थे? द का प्रयोग करते थे। प और फ के स्थान पे किसका प्रयोग करते थे? प का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? प का प्रयोग करते थे। ये कौन लोग करते थे? ये ईरानी लोग करते थे। इतना समझ आ गया आप सबको? भारत में सबसे प्राचीन नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। ये कहाँ पे बहती थी? ईरान में बहती थी। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि ईरान के लोग स को क्या बोलते थे? ह बोलते। तो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। तो हमारा यहाँ स है, सिंधु है, तो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। इस तरह से स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। तो यहाँ पे क्या आ गया? ह आ गया। फिर ध को क्या बोलते थे? स को ह बोलते थे। ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? हिंदू। क्या हो गया? हिंदू। इतना समझ आ गया सबको? अब यहाँ देखिए, ऊ का मतलब क्या होता है?
पास या ऊंचा। इनके पास में जो भारतीय रहते थे, इनके पास में जो भारतीय रहते थे, जो भी आर्य लोग रहते थे या भारतीय रहते थे, इनके पास वाले, उनको भी क्या बोला जाता था? हिंदू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिंदू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिंदू बोला जाता था। और इनकी भाषा क्या थी? वी इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इनकी भाषा क्या थी? हिंदवी थी। क्या थी? हिंदवी थी। और ये हमारा हिंदवी रूढ़ होकर के क्या बन गया? हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया। समझ आ गया बच्चों? एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। भारत की सबसे प्राचीनतम नदी कौन थी? सिंधु थी। और ये ईरान के लोग क्या बोलते थे? सा को हा बोलते थे, त था को ता बोलते थे, द ध को द बोलते थे, प फ को प बोलते थे। तो ये सा को ह बोलते तो यहाँ क्या हो जाएगा? ध को द बोलते तो क्या हो जाएगा? हिंदू। और ये ऊ का मतलब होता पास या ऊंचा। तो जो सिंधु नदी के पास में रहते थे, वहाँ कुछ भारतीय लोग रहते थे, तो वो भारतीय लोगों को क्या बोला जाता था? हिंदू। और उनकी भाषा क्या थी? हिंदवी थी। और ये हिंदवी रूढ़ बन करके क्या बन गया? हिंदी बन गया। सबकी समझ आ गया? और देखिए यहाँ पर ईरान की भाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। फा को ईरान वाले क्या बोलते थे? ईरान के लोग फा को क्या बोलते थे? प बोलते थे। तो इसलिए इसको क्या भी और भी क्या बोला जा सकता है? पारसी। वहाँ के लोग फारसी को पारसी बोलते थे। सबकी समझ आ गया? इतना तो सबके समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझने वाली क्या है कि अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग क्या बताएंगे? फारसी बताएंगे या तो पारसी बताएंगे। क्या बताएंगे? पारसी। अगर कोई पूछ लिया कि हमारा हिंदी जो शब्द है, जो हिंदी शब्द है, जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, ये हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो क्या बताएंगे? फारसी। क्या बताएंगे? फारसी, पारसी। अब ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? हिंदी शब्द किस नदी के नाम पर पड़ा? तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं सिंधु। किस नदी के नाम पर पड़ा? सिंधु। बिल्कुल आसान है। सॉरी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हिंदी शब्द कहाँ से आया और कैसे आया। इतना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हिंदी क्या है, हिंदी कहाँ से आया। अब तक हम लोग हिंदी शब्द पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी एक भाषा है। भाषा क्या है? हिंदी एक हमारी क्या है? भाषा है। भाषा किससे बना है? भाष से बना है। और एक इसका रूप है, संस्कृत का एक रूप है। भाषा क्या है? संस्कृत है। सॉरी, भाष क्या है? संस्कृत है। और भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। प्रकट करना होता है। प्रकट करना मतलब क्या? प्रकट करना भाव या तो विचार। हम लोग क्या प्रकट करते हैं? कोई भाव प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, ही करते हैं ना। तो ये भाषा कहाँ से आई? भाष से। भाषा किससे बना है? भाष से। और भाष का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। क्या प्रकट करना? या तो भाव प्रकट करेंगे या तो विचार प्रकट करेंगे। इतना समझ आ गया? हम लोग ऐसे ही आराम से पढ़ेंगे,
मज़े मज़े से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना तो हमें कहीं जाना है ना तो आपको कहीं जाना है। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। एक 2 वर्ड होता है, एक क्या होता है, एक होता है भाषा, एक होता है सामाजिकता। 2 वर्ड होता है, एक होता है भाषा, एक होता है सामाजिकता। ये दोनों जिस मनुष्य के अंदर नहीं है वो क्या है, पशु है। वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। जिसके अंदर भाषा नहीं है, भाषा मतलब किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है, किससे, अगर इन सब का ज्ञान नहीं है तो वो पशु है। सामाजिकता नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर, जैसे किसी के दुख में दुखी हो जाना, किसी का दुख अपना सा लगने लगता है, जिस मनुष्य को किसी का दुख अपना सा लगने लगता है, उसके दुख में वो भी दुखी हो जाता है, वो मनुष्य होता है। अब कोई भाड़ में जाए, उसके पास दुख है, मेरे पास नहीं है, वो भाड़ में जाए, तो वो मनुष्य नहीं होता है, वो क्या होता है, पशु होता है। ठीक है ना। यही 2 चीज़ है जो पशु और मानव दोनों को अलग करती है, भाषा और सामाजिकता। भाषा मतलब ये भाषा और सामाजिकता, और ये सामाजिकता मतलब किसी के मतलब ये मानवता, इसे भी बोल सकते हैं, मानवता या सामाजिकता, ये सब एक ही बात है। अब हम लोग भाषा की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं, भाषा की परिभाषा। अब हम लोग क्या देखते हैं, भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने भाव या विचार प्रकट करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा क्या है, मनुष्य, उसकी परिभाषा बता रहा हूँ। भाषा की परिभाषा क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने भाव या विचार को प्रकट करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ ना, मैं अपने भाव या विचार प्रकट कर रहा हूँ, जिस भी माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। अभी मैं बताऊँगा कि कितने माध्यम से प्रकट किया जा सकता है, ये भाषा है। अभी मैं फ़िलहाल अपनी जो भी भाव है, जो भी विचार है, मैं लिखने के मतलब लिख करके उसको प्रकट कर रहा हूँ, ये भी भाषा है। बोलकर भी प्रकट कर रहा हूँ, ये भी भाषा है। तो हमारी जो भाषा है, भाषा के 3 माध्यम होते हैं। क्या होते हैं, भाषा को 3 माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। इसमें पहला क्या है, लिख कर, जो मैं कर रहा हूँ, लिख कर भी तो मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ ना, ये भी भाषा है। दूसरा क्या है, बोल कर। दूसरा क्या है, बोल कर। हम लोग बोलकर भी अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं। तीसरा क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं बिना बोले भी बिना लिखे भी अपने मतलब कुछ किसी को बता सकता हूँ, अपने भाव या कोई विचार मैं बता सकता हूँ। तो हाँ, वो होता है, वो क्या है, संकेत के माध्यम से। अभी मुझे किसी को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा, ऐसे, मतलब बिना बोले, बोल नहीं रहा हूँ ना, किसी को बुलाना है, अगर वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे आना है। तो ये क्या होता है, संकेत। ये तीनों क्या होते हैं, भाषा के माध्यम होते हैं। इतना समझ आ गया। बात कर रहे थे हिंदी नाम की, उसके बाद बात किए भाषा की। चलिए अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। अब तक तो हम लोग भाषा की बात किए, किसकी बात की है, भाषा की। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा
अब इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का क्रम। क्या देखेंगे? हिंदी भाषा का क्रम। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत संस्कृत क्या है? ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। क्या है? सभी भाषाओं, जितने भी भाषा हैं सब भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। इसी से सभी भाषाएं निकली हैं। इसके बाद संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली आई। उसके बाद क्या आई? प्राकृत आई। कौन सी भाषा आई? प्राकृत आई। इसके बाद अपभ्रंश। इसके बाद क्या आया? अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश आया। और ये जो अपभ्रंश है ये क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है। क्या हुआ है? क्या है? ये क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है। और अपभ्रंश मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, या मतलब जिसका रूप बिगड़ जाना, वो क्या होता है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश का भाग क्या है? क्या है? सौर सेनी। क्या है? सौर सेनी। अपभ्रंश का भाग क्या है? सौर सेनी। और सौर सेनी से किसका निर्माण हुआ? सौर सेनी से किसका निर्माण हुआ? और सौर सेनी से किसका निर्माण हुआ? हमारे हिंदी का। समझ आया? सबसे पहले कौन सी भाषा थी? सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आई। पाली के बाद कौन सा आया? प्राकृत आया। प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश। ये क्या होता है? ये बिगड़ा हुआ रूप होता है। ये क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है। और इसी का भाग क्या है? सौर सेनी। और ये सौर सेनी से क्या निकला? हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। इतना समझ आ गया? चलिए अब हम इसके समय की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले ये मैं बता दूं कि संस्कृत में दो संस्कृत है। कितने? दो प्रकार की संस्कृत है। एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। पहला क्या है? वैदिक संस्कृत। दूसरा क्या है? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या क्या था? उसमें क्या क्या कौन क्या क्या लिखा गया था? जैसे वेद, सबसे पहले ये वैदिक संस्कृत किसकी भाषा थी? वेद और उपनिषद की। वेद और उपनिषद की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत किसकी भाषा थी? जैसे हो गया हम लोगों का रामायण, महाभारत, ये सब क्या था? ये किसकी भाषा थी? इनकी कौन सी भाषा थी? लौकिक संस्कृत। इतना सबकी समझ आ गया? इनका समय काल क्या था? ये सबसे पहले वेद उपनिषद, ये वैदिक संस्कृत का समय काल कितना था? इसका कितना था?
1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक। इसका समय कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना था? ये वैदिक संस्कृत का था। और लौकिक संस्कृत का क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये किनका किनका समय था? वैदिक संस्कृत का था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय कितना था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब आते हैं पाली भाषा की तरफ। मतलब संस्कृत का समय कब कितना से कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब आ जाते हैं पाली की तरफ। पाली का कितना समय था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। कितना? 1 ईस्वी। ये किसका है? पाली का है। उसके बाद प्राकृत का कब से कब तक समय था? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। कितना था? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। क्या? प्राकृत का समय कितना था? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अब आ गया अपभ्रंश और सेनी। इनका कितना समय था इन दोनों का? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। कितना था? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और हमारा जो हिंदी है ये इसका समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। वर्तमान समय। अभी जो हिंदी भाषा का यूज हो रहा था, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसलिए हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं। अब हमें आप एक बात बताइए, इस समय ये वाला जो समय चल रहा है वो हिंदी का क्यों चल रहा है? क्यों बोलते हैं कि ये हिंदी का समय चल रहा है? क्यों? क्या इस समय प्राकृत नहीं बोली जाती? क्या संस्कृत नहीं बोली जाती? या पाली नहीं बोली जाती? या इंग्लिश का समय नहीं बोला जाता? होता है ना इंग्लिश। क्यों नहीं बोला जाता है? न तो संस्कृत भी बोली जाती है, कहीं कहीं पर संस्कृत बोली जाती है, पाली भी बोली जाती है, प्राकृत भी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि इसी समय बोला गया था, 1500 ईसा पूर्व में बोला गया था, 1000 तक बस तभी बोला गया था। नहीं, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सब बोलते हैं। मतलब यहाँ नहीं, इधर नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं बोला जाता है। संस्कृत भी बोला जाता है, पाली भी बोला जाता है, प्राकृत भी बोला जाता है, ये अपभ्रंश भी बोला जाता है। लेकिन हम सबको पता है कि जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है वो उसी भाषा का समय होता है। मतलब ये हिंदी का समय है और हम सबको पता है कि हिंदी भाषा अनेक जगहों पर हर जगह बोली जाती है, इसलिए ये हिंदी का समय है। और हम लोगों को याद रखने योग्य ये बात है कि ये जो हिंदी का समय कब से चल रहा है, कोई भी पूछ लिया, कहीं एग्जाम में पूछ लिया कि हमारा हिंदी का समय कब से चल रहा है, तो कब से बताएंगे? 1000 ईस्वी से। कब से चल रहा है? 1000 ईस्वी से हमारा हिंदी, मतलब हिंदी का प्रयोग हो रहा है 1000 ईस्वी से। और एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? क्या आप बताएंगे? हिंदी। अगर वही चीज़ थोड़ा सा चेंज हुआ
भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली क्या है? तो हम लोग क्या बताएंगे? भोजपुरी। क्या बताएंगे? भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी जो बोली है ये ज़्यादा जगहों पर बोली जाती है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप सब। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये है एक हिंदी कब से स्टार्ट हुआ? 1000 ईस्वी से, ठीक है ना। लेकिन 1000 ईस्वी में अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषा का प्रयोग बराबर हो रहा था। 1000 ईस्वी में 1000 से लेकर 1100 ईस्वी तक ये अपभ्रंश और हिंदी दोनों का प्रयोग बराबर हो रहा था। लेकिन जो 1100 जब आया, मतलब 1000 ईस्वी के बाद 1100 ईस्वी में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानक समय। हिंदी भाषा का, ये कहीं कहीं एग्जाम में पूछ भी लेता है, हिंदी भाषा का मानक समय क्या है? तो हम लोग क्या बताएंगे? 1100 ईस्वी। क्या है? 1100 ईस्वी। हिंदी भाषा का मानक समय क्या है? 1100 ईस्वी। ये मानक समय है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिपि की। किसकी बात करते हैं? लिपि क्या होता है? लिपि क्या है? लिपि क्या है? किसे कहते हैं? लिपि क्या है? जितने भी भाषा हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। आप सबको पता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी की क्या है? रोमन। कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। उर्दू की कौन सी लिपि है? उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। और बांग्ला की कौन सी लिपि है? बांग्ला। ये सब क्या है? लिपि है। ये सब क्या है? भाषा है। इतना समझ आया। अब जो देवनागरी लिपि है, ये संस्कृत की भी लिपि है, ये गुजराती की भी लिपि है, ये मराठी की भी लिपि है, और यही नेपाली की भी लिपि है। देवनागरी हिंदी की भी लिपि है, मराठी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो मैं बताया ना, एक बार मैं आपको अभी बताया कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लिपि। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? अभी मैं आप सबको बताया कि
सभी भाषाओं को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह की आवश्यकता होती है। अभी मैं आप सबको बताया कि सभी भाषाओं को लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उसे ही लिपि कहते हैं। तो ये सब क्या है? लिपि हैं। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, बांग्ला लिपि, ऐसे ही सभी भाषाओं के कोई न कोई निश्चित लिपि होते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये देवनागरी, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुजराती, संस्कृत, नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब देवनागरी की लिपि कौन सी है ये भी जान लेते हैं। देवनागरी की लिपि कौन सी है? देवनागरी की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि देवनागरी की लिपि क्या है तो हम लोग क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब तक हमने इन सब की बात करी, लेकिन अब हम आगे जो बात करेंगे वो भाषा के अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। जैसे क्या? जैसे स्वर और व्यंजन, इन सब के बीच में बस एक शब्द का अंतर होता है। एक शब्द का अंतर होता है, वो क्या है? नहीं। अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे नहीं क्यों लिखे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इन सब के बीच में बस नहीं का अंतर है? सबसे पहले स्वर की परिभाषा बता रहा हूँ। ये वर्ड जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ड के सहयोग की आवश्यकता नहीं हुई हो, वे वर्ड जिनके उच्चारण के समय किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं हुई है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अगर किसी वर्ड की आवश्यकता हुई हो तो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इतना समझ आया? अब दूसरी परिभाषा दूसरे तरीके से। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, और स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनियाँ क्या? नहीं। फिर से आया नहीं ना? नहीं होने वाली ध्वनियाँ क्या? व्यंजन कहलाती। जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती हैं, उच्चारित हो जाती हैं, उसे स्वर बोलते हैं। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। कितना समझ आया? अब तीसरे प्रकार से बता रहे हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय फेफड़े के द्वारा निकली गई हवा किसी वाग्य यंत्र को स्पर्श किए बिना आसानी से बोला जा सके, उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। फिर से सुनिए। वे वर्ड जिनके उच्चारण करते समय फेफड़े से निकली हुई हवा किसी वाग्य यंत्र को बिना स्पर्श किए बाहर निकल जाए, उसे स्वर बोलते हैं। और स्पर्श करके निकले तो उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इतना सबको समझ आ गया? जैसे अब वाग्य यंत्र क्या होता है, अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा, वाग्य यंत्र को स्पर्श करके ना निकले,
मतलब वाग्य यंत्र मतलब होता है नासिका होता है, दंत होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, ये सब क्या है हमारे वाग्य यंत्र हैं। क्लियर, समझ आ गया सबके? अगर ये वाग्य यंत्र जो अभी मैं बताया आपको, अगर वो स्पर्श किए बिना फेफड़े से जो हवा निकलती है हम लोगों को बोलते समय, अगर वो किसी वाग्य यंत्र जैसे नासिका में और ना तो मूर्धा में, ना तो ओष्ठ में, ना तो दंत में, कहीं पर बिना स्पर्श किए एकदम आराम से निकल जाती है, उसे स्वर बोलते हैं। अगर कहीं पे स्पर्श हो गई तो ये क्या है? व्यंजन। अभी हम लोग बोल के देख लें, जैसे क स्पर्श हो रही है ना, ये क्या है? व्यंजन। अ, ई, उ, ये क्या है? स्वर है, कहीं स्पर्श नहीं हो रही है। ये सब परिभाषा आप सबके समझ आ गया होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।